हे हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो जैसा कि मैं जानता हूं कि आप हम और सभी इस टाइम पर री फाइनल मेरिट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और जिसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए था 8 तारीख को, 8/7/2025 को डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। बट इंतज़ार करते करते 8 का पूरा दिन निकल गया, 9 का पूरा दिन निकल गया और अभी आज तारीख हो गई है 10 और अभी तक भी रीप ने अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट, बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर नहीं की। तो बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको फाइनल क्या रैंक मिलती है, बट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये इन्होंने ऐसा फर्स्ट टाइम इनके साथ हुआ है कि इन्होंने जो डेट दे रखी है उससे ये काफ़ी आगे निकल गए हैं। और पहले भी अगर डिक्लेयर करते थे तो बहुत जल्दबाजी में करते थे ये हमेशा ही, और उसमें भी कई गलतियां होती थी। बट इस बार तो इन्होंने टाइम पर ही डिक्लेयर नहीं की, टाइम से ही आगे निकल गए। और वो भी एक दिन चल जाता है कि एक दिन आगे निकल जाएं, बट आज पूरे 2 दिन होने को आ रहे हैं और अभी तक भी कोई पता नहीं है। जो इनसे जवाब मांगा जा रहा है कि कब तक आएगी, तो इनका यही कहना है कि जैसे सुबह बच्चों ने बात करी या वहाँ से ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो बताया गया कि हाँ 1-2 बजे तक आ जाएगी। उसके बाद अभी बात कर रहे हैं तो शाम तक आ जाएगी। तो अभी तो रिसेंटली यही इनके द्वारा कहा जाता है कि हाँ शाम तक आ जाएगी। तो अब शाम भी होने को है, अब देखते हैं कि आती है कि नहीं आती है। बट इनके द्वारा यही जवाब दिया जा रहा है कि अभी आने ही वाली है, बट कब तक आएगी ये उसके लिए कोई ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने 30/6/2025 है उसको लास्ट डेट रखा था फॉर्म फिल करने का, उसके अंदर 1-2 दिन भी एक्स्ट्रा बच्चों को दिया नहीं। 30/6/2025 को इन्होंने सारे चैनल क्लोज कर दिए। बच्चे फॉर्म, ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अभी बहुत लेट इनको रीप के बारे में पता चला तो वो फॉर्म फिल करने से रह गए। बच्चे हो गए, पेरेंट्स हो गए, वो अभी पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट कब है और हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, लास्ट डेट बढ़ेगी। बट इन्होंने 30/6/2025 से आगे डेट को बढ़ाया नहीं। तो जहां इनको डेट थोड़ी सी बच्चों को बढ़ाकर देनी चाहिए थी वहां तो इन्होंने बढ़ाई नहीं, जिससे जो बच्चे रह गए हैं फॉर्म फिल करने से कम वो फिल कर पाते। तो वहाँ तो डेट इन्होंने बढ़ाई नहीं। उसके बाद इनको जो टेंटेटिव मेरिट डिक्लेयर करनी थी ईच कैटेगरी की, वो इनको 4/7/2025 को यहाँ पर डिक्लेयर करनी थी। तो ये भी जो टेंटेटिव मेरिट डिक्लेयर हुई थी वो भी एग्जैक्टली 4/7/2025 को नहीं डिक्लेयर करके ये भी 5 को आई थी, और इसमें भी 1 दिन का डिले इन्होंने कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, वो 1 दिन का डिले चल गया। उसके बाद इन्होंने ऑब्जेक्शन, टेंटेटिव मेरिट की जो लास्ट डेट थी वो 7/7/2025 इन्होंने रखी थी। तो बच्चों ने जैसे तैसे डॉक्यूमेंट वगैरह बनाकर 7/7/2025 तक रात को 12 बजे तक लगे रहे, अपलोड करते रहे, सेंड इशू करते रहे, टिकट जनरेट करते रहे, इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी बात करते रहे, अपनी तरफ से सारी कोशिश प्रयास बच्चे करते रहे कि कैसे भी करके वो जो सेंड ऑब्जेक्शन है सेंड इशू करके उनको जो भी रिमार्क मिले हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास करें। तो बच्चों ने अपने स्तर पर उसको करके देखा। अगर आपके पास फाइनल मेरिट डिक्लेरेशन करने के लिए इतना टाइम था तो सेंड ऑब्जेक्शन में और थोड़ा टाइम भी दे सकते थे। अगर आपको इतनी ही लेट करनी चाहिए थी, अगर बच्चों को 2 दिन और मिल जाते तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को और कंप्लीट करके सेंड ऑब्जेक्शन को और 2 दिन देकर उनको और अच्छे से वहाँ पर फिल कर देते। अगर आपके लिए रिमार्क इतना ही इंपॉर्टेंट था, रिमार्क को क्लियर करना इतना ही इंपॉर्टेंट था तो उनको वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता। पर यहाँ पर भी आपने वहाँ टाइम ना देकर जो आपकी जो गलतियां हैं उन गलतियों को छुपाने के लिए आप यहाँ पर अपनी तरफ अपना टाइम लेते जा रहे हो। और सभी काउंसलिंग प्रोसेस में या किसी भी उसमें ये होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको टाइम दिया जाता है। यहाँ पर आप ही टाइम ले रहे हो, आप ही अपनी टाइमलाइन से बाहर हो रहे हो। जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो अपना टाइम पर उन्होंने 30 तारीख को आपने बोला तो 30 तारीख को फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया। उसके बाद जो टेंटेटिव मेरिट आनी थी वो भी टाइम पर नहीं आई। उसके बाद सेंड ऑब्जेक्शन मांगा तो बच्चे 7 तारीख तक को भी रात को 12 बजे तक लगे रहे और उन्होंने अपने सेंड ऑब्जेक्शन करके पेरेंट्स बच्चे दोनों परेशान होकर उन्होंने वो सारी चीज़ें फिल कर दी। उसके बाद आपको जो टेंटेटिव मेरिट के बाद जो फाइनल मेरिट डिक्लेयर करनी थी तो वो 8 तारीख है, उसको 8 तारीख के बाद 9 हो गई, 10 आ गई और आज तो मॉक राउंड होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। तो मॉक राउंड का अभी भी कोई आपकी वेबसाइट पर कुछ भी नहीं है मॉक राउंड से रिलेटेड। और फिर मॉक राउंड के लिए जो टाइम मिलना चाहिए बच्चों को फाइनल लॉक करने के लिए चॉइसेस के लिए, तो फिर वो कितना टाइम मिल पाएगा बच्चों को जब अभी आप फाइनल मेरिट आपने डिक्लेयर नहीं करी। मान लीजिए आप फाइनल मेरिट आज डिक्लेयर कर भी देते हैं, जिसकी संभावना अभी, क्योंकि आपने आश्वासन देते देते तो आपको 2 दिन हो गए,
तो अभी भरोसा उतना रहा नहीं कि आज आप शाम को कह रहे हो तो शाम को भी कर दें। तो फिर आज शाम को भी बाई चांस करते हैं तो फिर भी बच्चों के पास कितना दिन रहेगा। फिर आज आप कर भी देते हैं फाइनल मेरिट, या कल करते हैं, तो फिर उसके बाद मॉक राउंड डिक्लेयर करेंगे, और मॉक राउंड के बाद फिर लॉक चॉइसेस और उसको सोचने का बच्चे के पास मुश्किल से 1-2 दिन का टाइम रह जाएगा। तो जो आपने समय निर्धारित किया था उतना पर्याप्त समय बच्चों को नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी आपकी एक गड़बड़ है। और फिर उसके बाद 13 तारीख के बाद तो आपने एक दिन बाद ही फिर कॉलेज अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले राउंड जो फर्स्ट है उसकी TFWS सीट्स की अलॉटमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो पता नहीं आप इस तरीके से इसको कैसे मैनेज करेंगे जल्दबाजी में। और जल्दबाजी में बच्चा यहाँ 14 तारीख को एकदम से उसे रिपोर्टिंग करनी होगी। 14 तारीख को रिपोर्टिंग करने का वो आ जाएगा, और रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ समय का टाइम दिया जाएगा। तो वो कैसे करके अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर पाएगा फिजिकल राउंड के लिए। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा आपको स्टूडेंट सेंट्रिक होकर सोचना चाहिए था कि हमारे एंड पर क्या मिस्टेक हो रही है। और मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि ये तो मुझे लग ही रहा था कि ये तो इनसे होना ही था, क्योंकि जैसा कि आपने टेंटेटिव मेरिट के अंदर देखा था, ये तो जब हमने टेंटेटिव मेरिट देखी थी तो टेंटेटिव मेरिट के अंदर जो गलतियाँ देखने के लिए मिल रही थी उसी से समझ में आ गया था कि ये प्रोसेस तो डिले होने ही वाला है इनसे। फाइनल मेरिट जो डिक्लेयर करने वाले हैं उसमें इनसे डिले होने ही वाला है, क्योंकि टेंटेटिव मेरिट के अंदर गलतियों की भरमार थी। गलतियों की भरमार इस तरीके थी कि कैटेगरी रैंक काफ़ी बच्चों को नहीं मिली, काफ़ी जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनको उनकी फ़ीमेल कैटेगरी की रैंक नहीं मिली, और किसी स्टूडेंट्स को उसकी कैटेगरी रैंक मिल गई है सेम कारण के लिए और किसी को उसकी रैंक नहीं मिली। तो उसके अंदर ही जो टेंटेटिव मेरिट आई थी उसी के अंदर गलतियों की जो भरमार थी वो बहुत ज़्यादा थी। और मैं स्टार्टिंग से आपको बता चुका हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि होता क्या है कि ये जो काउंसलिंग हो रही है इसका पूरा प्रोसेस मैंने बताया था कि ये यहाँ पर रीप हो गया, और रीप है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कॉलेज मिलने हैं, यहाँ पर स्टूडेंट हो गए। तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, रीप के थ्रू फॉर्म फिल कर रहा है, रीप इनको फ़िल्टर करेगा, और रीप फ़िल्टर करने के बाद उसमें काउंसलिंग के बाद कॉलेजेस अलॉट करेगा थ्रू रीप। तो बीच में रीप सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरफ वर्क कर रहा है। अब इस रीप ने क्या कर रखा है, एक प्राइवेट एजेंसी से एक सॉफ्टवेयर जिसको हम वेबसाइट बोलते हैं, एक वेबसाइट बनवा रखी है काउंसलिंग के लिए। अब वो वेबसाइट इतनी आउटडेटेड हो चुकी है क्योंकि पिछले कई सालों से बिल्कुल उसी पैटर्न की वेबसाइट ये यूज़ किए जा रहे हैं। उसी डेटा को एडिट कर करके उसी वो जो वेबसाइट है उसी की प्रोग्रामिंग में एडिट कर करके उसको आगे ये कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स हैं, इनकी जो वेबसाइट है उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स हैं, उनको ये रिमूव करते ही नहीं है, क्योंकि एक ही कंपनी है जो सॉफ्टवेयर जो कंपनी है जो वेबसाइट बना रही है उसको ही बार बार चांस मिलता जा रहा है, तो वो उसमें बग्स को इतना रिमूव करती नहीं है। और सरकार का भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की इसीलिए दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि वो रीप की जो काउंसलिंग है वो इतने अच्छे से ये कराते नहीं हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, और रीप का जो काउंसलिंग एजेंसी है वो इतना प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग नहीं कराती है। ये हर साल की बात है। तो वही है, वो जो कंपनी है उसने जो वेबसाइट है जो एप्लीकेशन बना रखी है वो इतनी सही से नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स हैं, काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो कभी उसके अंदर सॉल्व होते ही नहीं है। जैसा पिछले साल था वैसा ही चलता जा रहा है, उसके अंदर से जो एरर्स वगैरह हैं वो रिमूव जनरली होते ही नहीं है, और उसका जो खामियाजा सीधा सीधा बच्चों को और पेरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अगर ये अच्छी तरीके से डिज़ाइन की हुई होती तो ये जो पूरा प्रोसेस है टेंटेटिव मेरिट के बाद फाइनल मेरिट आने का उसमें इतना टाइम लगता ही नहीं। होता क्या है कि अभी क्या हो रहा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस गई हैं इनके पास कोई सॉफ्टवेयर ट्रिक तो है नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई वहाँ पर कर ले, तो वो सारा काम मैनुअल तरीके से ये लोग कर रहे हैं। मतलब एक एक स्टूडेंट्स का फॉर्म ओपन किया, उसमें देखा कि हाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। मतलब वही 3-4 वहाँ पर उनके पास स्टाफ रहता है, 1 to 4 स्टाफ रहता है। वो 3-4 का जो स्टाफ है वो क्या कर रहा है, हर स्टूडेंट के अकाउंट में जो उसने फॉर्म भर रहा है उसकी डिटेल्स को देख रहा है, उसकी तरफ से कुछ करेक्शंस आया है, उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शंस आया है, उसकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट्स आए, उन सारी चीज़ों को वो नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, करेक्शन मेक कर रहे हैं। और ये मतलब 1 by 1 हो रहा है कि पहले एक स्टूडेंट का कर दिया, दूसरे स्टूडेंट का कर दिया। तो वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय बैठे हैं मुश्किल से वही 4-5 होते हैं, क्योंकि मैं तो जानता ही हूँ कि कितना बड़ा स्टाफ है इनके पास। तो स्टाफ की भी बहुत शॉर्टेज है, और जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय इन्वॉल्व हैं वो भी बहुत लिमिटेड ही है। मुश्किल से 8-10 यहाँ पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं जो कि अधिकारी लेवल के होते हैं। तो उन्होंने इनको गाइडेंस दे रखा है सॉफ्टवेयर कंपनी वालों को कि ये काम आपको करना है। तो वो सारे जो जितने भी फॉर्म्स उनको रिसीव हुए हैं उन पर जाकर पर्सनली वो चेक करते हैं।
चेक करने के बाद उसमें रिजॉल्व करते हैं। आपकी जो क्वेरीज उनको रिसीव हो रही हैं करेक्शंस के रिगार्डिंग, उन पे भी वो काम कर रहे हैं और हर डॉक्यूमेंट को पर्सनली जा जाकर फिल्टर कर कर देख रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, जब बहुत सारा देखते हैं तो किसी का वही चीज़ को वो सही हो जाती है और किसी की वही चीज़ रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि लिमिटेड लोग इस काम को कर रहे हैं। तो कोई सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इनके पास नहीं है जो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर ले और करेक्ट कर ले। तो जो करेक्शन का काम है वो बिल्कुल मैनुअली हो रहा है। आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसके थ्रू करेक्शन आपके फॉर्म में डेटा फिल करके आपके बिहाफ पर ये कर रहे हैं। अगर यही चीज़ स्टूडेंट के बिहाफ पर दे दी गई होती, मतलब इस पोर्टल में कि स्टूडेंट आपको करेक्शन करने का एक मौका दिया जा रहा है, आप डायरेक्टली आपके फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, तो ये सारा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता। बट इन्होंने क्या कर रखा है, स्टूडेंट्स को लॉगिन आईडी करके करेक्शन करने के लिए तो नहीं दिया कि वो फाइनल मेरिट से पहले खुद करेक्शन कर सकें, खुद वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें, खुद उसके अंदर जाकर करेक्शंस कर सकें। फाइनल चांस दिया जा रहा है पर तो इन्होंने क्या कर दिया, सेंड ऑब्जेक्शन के नाम से स्टूडेंट से ही मांग लिए और उसके बाद टिकट के नाम से क्वेरीज इनके पास जा रही है। अब उनको ये सारे फिल्टर करने के लिए खुद ही बैठे हैं, तो टाइम तो लगना ही लगना है। ये तो पहले से ही पता था कि अगर ये मैनुअली सारा काम करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या निकला। जब सारा काम इनको मैनुअली करना था तो होता यही है कि सॉफ्टवेयर ये तो एक ऑफलाइन जैसा प्रोसेस हो गया इनके एंड पे कि हर फाइल की, हर स्टूडेंट की फाइल निकाल कर देख रहे हैं उसके अंदर कैसा है, फिर उसको अपने हाथों से कीबोर्ड से मतलब कीबोर्ड से आपने जो डेटा करेक्शन के लिए सेंड किया है उसको वेरीफाई करके ये करेक्ट कर रहे हैं। बट कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। इनको क्या करना चाहिए था, इनको ये करना चाहिए था कि करेक्शन विंडो आपके लिए ओपन करनी चाहिए थी, जो कि हर काउंसलिंग में करेक्शन विंडो स्टूडेंट्स के लिए ओपन की जाती है। स्टूडेंट्स वहाँ पर अपना डेटा फिल करता है, करेक्शन करता है और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रह गए उनको रीसबमिट भी कर देता है और सेंड कर देता है, और उसके बाद जो भी इश्यूज़ होते हैं वो बाद में देखे जाते हैं। तो अगर ये कर देते तो अभी तक तो सारी चीज़ें ऑन टाइम चलती रहती। बट वही है, 17-18 फॉर्म लगभग भरे जाते हैं, उसमें मैनुअली जा कर ये देख रहे हैं, टाइम तो लगना ही था। और फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं कि वो गलतियों को आइडेंटिफाई करे, मतलब ये चाहकर भी बहुत सारी चीज़ों को मैनुअली तरीके से रेक्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनल आएगी तो भी कई गलतियां इनकी यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में अगर इनसे छोटी मोटी मिस्टेक भी हो गई तो वहाँ इनको दिक्कत आ रही है। कैटेगरी रैंक के लिए जो पर्टिकुलर पैरामीटर यूज़ करने चाहिए वहाँ पर भी इनको श्योर एंड श्योर दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं इसी फील्ड का पर्सन हूँ, सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझता हूँ, जानता हूँ। तो मेन जो प्रॉब्लम है ये सारी डिले का प्रोसेस है। वो जो प्राइवेट कंपनी को इन्होंने दे रखा है पूरा वेबसाइट जो इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है, तो उसमें लैक्यूना है। वो एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, इतना सिंपल सा, मतलब इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए इतनी सिंपल सा नहीं होता। उसके अंदर खुद ही बहुत सारे फ़िल्टर होते हैं जो फ़िल्टरों को लग के खुद ही चीज़ों को क्या पहले ही शॉर्ट आउट कर देते हैं, जिससे आगे दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही है। और जो अधिकारी लेवल हैं वो इनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये प्राइवेट फर्म के लोग हैं, जब ये कई बार डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो इनको भी कई बार समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग क्या हैं, तो वो भी वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूज़न का खेल चल रहा है। तो यहाँ पर जो रीप है, रीप एक्चुअल में तो गवर्नमेंट के है, पर गवर्नमेंट ने भी ये प्राइवेट फर्म को पूरा जो प्रोसेस है करने के लिए दे रखा है। जो इसका सॉफ्टवेयर है उसकी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट फर्म जो सॉफ्टवेयर वेबसाइट जिसने बना रखी है उसमें कर रही है। तो इसके अंदर क्या है कि इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो मिसकम्युनिकेट हो जाता है, तो प्रॉब्लम आती है। और जो हेल्पलाइन इशू कर रखी है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने, जो एक आप हेल्पलाइन नंबर करते हो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखी है। और जो यहाँ पर टिकट इशू करके भेजते हो आप, वो सीधा जो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर है, सीधा वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है। तो टिकट जनरेट करके जो इशू जाता है वो वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है। तो वहाँ से फिर भी आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्व होने के थोड़े चांसेस होते हैं, बट हेल्पलाइन नंबर से तो बिल्कुल भूल जाइए कि वहाँ से कोई आपकी बात को सुनेगा भी या फ़ोन भी उठा लेगा। अगर आप 100 कॉल भी कर दें तो भी फ़ोन वहाँ से उठने वाला है नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही आ रही है कि इनको हर उसको फॉर्म को इंडिविजुअली जाकर देखना पड़ रहा है। जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है उन पे काम करना पड़ रहा है, उनका डेटा खुद इनको फिल करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाती है। जो सारा डेटा आपने फिल किया है वो एक्सेल फाइल में जनरेट हो जाता है। फिर आपने जितनी भी क्वेरीज़ हैं तो इनको एक्सेल फाइल में जाकर उन सारी चीज़ों को करेक्शन करना पड़ रहा है। तो ये पूरा जो है वो एक्सेल पूरा आपसे डेटा कलेक्शन करके उसको एक्सेल फाइल के अंदर करते हैं, और एक्सेल फाइल के अंदर जब करते हैं तो वो मैनुअली करना पड़ रहा है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली तो हो नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर ऑटोमेटिक सिस्टम होता तो अब तक तो आपका ये टाइम पर रिजल्ट आ चुका होता। उसके बाद मैं इसकी मिस्टेक बता देता हूँ। इस बार भी हमेशा की तरह कई मिस्टेक कर रखी है। तो मिस्टेक नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि
और मैंने जैसे कि बताया कि रीप की टेंटेटिव मेरिट में बहुत सारी मिस्टेक थी। जब टेंटेटिव मेरिट आई थी तो उसके अंदर क्या था, जो फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट थे उनको रैंक ही नहीं मिली थी। तो फीमेल कैटेगरी के लिए तो कोई सर्टिफिकेट लगता नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, तो यहाँ पर तो गलती होने के चांसेस ही नहीं थे कि ये गलत होकर आना चाहिए था। तो टेंटेटिव मेरिट के टाइम से ही उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि इसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट किसी को अलग से अपलोड करना नहीं पड़ता। तो इसके अंदर तो किसकी गलती मानी जाएगी? स्टूडेंट की गलती तो नहीं मानी जाएगी, ये तो सीधी सीधी रीप की गलती है, उनके सॉफ्टवेयर की वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर के एंड पर सारी गलती है। तो जब टेंटेटिव मेरिट के टाइम पर ही इतनी गलती थी तो फाइनल मेरिट निकालने वाले हैं तो गलत तो निकाल नहीं सकते। तो इनको भी पता है कि गलत निकालने से बढ़िया भाई साहब टाइम ले लो। तो ये क्या है कि ज़्यादा मतलब उसको सही करने के चक्कर में इनको टाइम लग रहा है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही होकर कितनी आएगी। तो स्टार्टिंग से ही पता चल गया था, मैंने आपको जैसे ही बताया कि वो तो पहले से ही पता था, टाइम तो लगना ही था। टेंटेटिव मेरिट देख के ही मेरी समझ में आ गया था, क्योंकि टेंटेटिव मेरिट में जब इनकी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से नहीं, डॉक्यूमेंट में कमी होना किसी की गलती नहीं है, डॉक्यूमेंट में कमी होना, क्योंकि अभी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट रिसीव हुई नहीं, उससे पहले फॉर्म आ गए, तो बच्चा 12th की ओरिजिनल कहाँ से अपलोड करेगा? सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगता है, तो वो गवर्नमेंट का प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने में कुछ टाइम लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट बनाने में गवर्नमेंट के एंड पे टाइम लगता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की इतनी गलती नहीं है। और जब फिजिकल सीधा सीधा लिखा होता है कि जब फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो स्टूडेंट सबमिट कर देगा। जब अभी तो कॉलेज मिला नहीं, अभी तो उसको बस सिर्फ कॉलेज अलॉट होगा। जब कॉलेज उसको मिलता है तब उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एकदम सही कराने पर एडमिशन मिल जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो एडमिशन, इतना सिंपल सा प्रोसेस है। तो डॉक्यूमेंट्स इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनमें टाइम लगता है, और उसके बेसिस पर रीप रोक भी नहीं सकता है, किसी को बाहर भी नहीं कर सकता है काउंसलिंग में। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी है तो सिर्फ इसके बेसिस पर रीप उसको बाहर नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है कि अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स या किसी भी डॉक्यूमेंट में ऐसे कमी आ गई तो वो काउंसलिंग से बाहर होगा, तो काउंसलिंग से बाहर तो रीप कर नहीं सकता। तो यही बात होती है कि रीप की टेंटेटिव मेरिट में ही मिस्टेक आई थी। वो मैंने बता दिया कि उसके सॉफ्टवेयर है, उसकी वेबसाइट है, उसके अंदर काफ़ी सारे बग्स अभी तक इंक्लूड हैं, क्योंकि वो लास्ट ईयर की जो चलता आ रहा है उसी को अपडेट करते रहते हैं। अपडेट करने के चक्कर में काफ़ी एरर्स उसके अंदर छूट जाते हैं, और गवर्नमेंट का भी यहाँ पर कुल मिलाकर इतना ध्यान है नहीं जो एक होना चाहिए रीप की काउंसलिंग में। और अगर 4-5 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, 4-5 कॉलेजेस के लिए ही स्टूडेंट का क्रेज़ रहता है, उसके अलावा बाकी जितने भी कॉलेजेस के मालिक हैं वो उनका भी रीप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन कराने में ज़्यादा मन नहीं रहता। वो चाहते हैं कि ज़्यादातर कॉलेज यही चाहते हैं प्राइवेट की उनके पास डायरेक्ट एडमिशन आ जाएँ, वो अपने हिसाब से एडमिशन कर लें। गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को वो भी इतना फॉलो नहीं करना चाहते, तो वो भी देखते हैं कि सीट खाली रह जाए, अपने एंड पर ये फिल कर लें, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन करने पर प्राइवेट कॉलेजेस को काफ़ी बेनिफिट होता है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी सारे 5-6 कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो 5-6 कॉलेजेस हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज की तो खैर मजबूरी है, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं 15-20 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो रीप काउंसलिंग के थ्रू ही सब कुछ करना पड़ेगा। बट बाकी सारे 4-5, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, 4-5 प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए जहाँ एडमिशन्स होते नहीं हैं, तो वो तो डायरेक्ट एडमिशन करके अपनी सीटों पर एडमिशन दे भी रहे होंगे। वो तो मार्केट में अपने एजेंट्स वगैरह बिठा देते हैं, एजेंट्स के थ्रू घर घर जाकर बच्चों को पकड़ के, पेरेंट्स को बहला फुसलाकर और बच्चों को बहला फुसलाकर एडमिशन देकर उनको उसमें उलझाकर फंसाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर फ़ीस का अलग अलग देते हैं, किसी की फ़ीस कम किसी की ज़्यादा, तो ये सब चलता रहता है। तो ये सारे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बट इतना खुलकर आपको इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बता सकता कि ये सब क्या करते रहते हैं। फॉर द सेम कॉज, आपने टेंटेटिव में ये भी देखा होगा कि किसी को किसी रीज़न के लिए रिमार्क मिल गया और किसी को नहीं मिला। मान लो किसी का सेम ओबीसी सर्टिफिकेट था, वही 1 साल पुराना, उसके साथ कोई रिमार्क नहीं आया और किसी को उस पर ही रिमार्क मिल गया। तो सेम कारण के लिए किसी को रिमार्क मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। रिमार्क दे तो दिया बट क्लैरिफाई नहीं किया, व्हाट टू डू सेंड इशू बोल दिया, लेकिन गवर्नमेंट प्रोसीजर से डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसमें डिले हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है, ये सब कुछ नहीं बताया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट बट दे आर वेटिंग कि कब तक बनकर आएगा। काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट ने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कब तक बनकर आएगा। तो जब बनकर आएगा तभी तो अभी तो उसमें रिमार्क में डाल पाएंगे, अदरवाइज़ तो जो भी उन्होंने रिसिप्ट वगैरह डाली उसके बेसिस पर कंसिडर कर लेना चाहिए। तो मेन इशू डॉक्यूमेंट्स का नहीं है, मेन इशू जो आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, JEE के मार्क्स को मैपिंग करने में। JEE के जो मार्क्स होते हैं वो JEE अथॉरिटी से भी इनको मैप कराने पड़ते हैं, और जो 12th के जो मार्क्स हैं वो भी मैप कराने पड़ते हैं। मेन इशू
इसके अकॉर्डिंग इनको जो मेन इशू आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, क्योंकि आपकी जो मेरिट बननी है वो JEE मार्क्स के बेसिस पर और 12th के बेसिस पर बननी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने मान लो 4-5 स्टूडेंट का भी फॉल्ट आ जाता है, बट 18,000 में ऐसे 200-300 स्टूडेंट होते हैं जो JEE या 12th के मार्क्स को फिल कर देते हैं, तो उनकी वजह से पूरा मेरिट का ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो इनको जो प्रॉब्लम मेनली आ रही है वो JEE मार्क्स और 12th के मेरिट ऑर्डर पे आ रही है कि वहाँ पर एक तो इनकी तरफ से ही बिगड़ गया है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत डेटा इसके अंदर अपलोड कर दिया, या किसी की JEE मार्कशीट विजिबल नहीं थी, या किसी ने 12th के गलत मार्क्स फिल कर दिए, तो उसकी वजह से प्रॉपर मेरिट नहीं बनती है। तो उनको उसकी मार्कशीट में जाकर, जिनका नहीं ठीक से है डेटा, तो उनकी मार्कशीट में JEE के मार्क्स और ये 12th का इन पे ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इनको जो मैक्सिमम टाइम लग रहा है वो JEE के जो आपने अपलोड किए हैं उसको देखकर उसको वेरीफाई करने में, और 12th के जो मार्क्स अपलोड किए हैं उनको देखकर उसको अपलोड करने में इनको टाइम लग रहा है, क्योंकि मेन जो मेरिट बनती है वो JEE और 12th के बेसिस पर ही बनेगी। तो हर फॉर्म में जाकर JEE के रिजल्ट्स को और जो आपने फॉर्म में भरा है उसको मैच करने की वजह से इनको टाइम लग रहा है। सो many students have their documents correct, still they have got their category not get their category। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सही हैं फिर भी उनको उनकी कैटेगरी रैंक नहीं मिली थी। टेंटेटिव मेरिट की बात करें तो टेंटेटिव मेरिट में बहुत सारी मिस्टेक्स थी। फिर TSP स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इशू था, उनको भी उनकी अकॉर्डिंग रैंक वहाँ पर नहीं मिली है, उनकी कैटेगरी की रैंक नहीं मिली है। फिर डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वैलिड नहीं बता रहे हैं, जबकि डिजी लॉकर के डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में हर जगह पर वैलिड है, उसके लिए भी रिमार्क दे दिया, तो एक गलत बात है। डिजी लॉकर बहुत ज़्यादा सेफ़ है और इसके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी, बट उसमें भी रिमार्क दे रहे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद बात की जाए तो रीप की जो टेंटेटिव मेरिट है उसके अंदर सो मैनी लैक्यूना है, बहुत सारे लैक्यूना है उसके अंदर थे, जो इनकी गलतियाँ थी, जो इनकी गलतियों को ये दूर कर रहे हैं, इसी वजह से इनको टाइम लग रहा है। और उसके बाद मिस्टेक नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर ये मांगा गया था, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है वो इनकम सर्टिफिकेट में आ रही है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है इनकम सर्टिफिकेट का ये इन्होंने गलत कर रखा है। ऐसा होता ही नहीं है किसी काउंसलिंग में, मतलब राजस्थान के अंदर ही जो डिप्लोमा लेवल पे इंजीनियरिंग पे एडमिशन होते हैं उसमें भी नहीं होता, मतलब डिप्लोमा लेवल की इंजीनियरिंग के एडमिशन है वो भी इससे बेटर हो जाते हैं, वहाँ पर भी ये मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ पर जो इन्होंने मिस्टेक कर रखी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, इसमें इनकम अबव 8 लाख पूछा है और इनकम बिलो 8 लाख पूछा है। तो कोई स्टूडेंट है, मान लो उसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या नहीं बनवा सकता, तो वो OBC कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी का होकर कई बार क्या चूज़ कर लेता है अबव, क्योंकि उसके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैटेगरी का होकर भी अबव 8 लाख चूज़ उसको मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास वो इनकम का सर्टिफिकेट अभी है नहीं और ना ही वो बनवा सकता। तो फिर अगर वो ये चूज़ कर लेता है तो उसके रिमार्क आ जाएगा कि अगर आप OBC कैटेगरी में हैं तो आपके पास इसमें अबव में 8 लाख में कैसे चले गए। तो ये पूरा ही प्रोसेस इलॉजिकल है, गलत है। अगर चले भी जाते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर को पहले ही रोक देना चाहिए। मान लो सॉफ्टवेयर के अंदर किसी ने OBC कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, OBC कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया और उसने इनकम अबव 8 लाख चूज़ कर ली, तो सॉफ्टवेयर को वहीं पर एरर दे देना चाहिए था कि आपने गलत सेलेक्ट किया है, ना कि आप बाद में बताओ कि आप OBC और अबव 8 लाख कैसे चूज़ कर लिया। ये मतलब सॉफ्टवेयर के फील्ड में ये बिल्कुल ही मतलब इलॉजिकल बात हो गई। मतलब कोई वेबसाइट बना रहा है, मतलब उसके लिए एक रीप का काउंसलिंग फॉर्म बना रहा है, तो बिल्कुल ही इलॉजिकल हो गया। अगर आपको ऐसा करना चाहिए था तो आपको पहले ही प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा कर देना चाहिए था कि अगर आप OBC कैटेगरी चूज़ करते हो तो आपको है बिलो 8 लाख की चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप अबव 8 लाख चूज़ करते तो उसी टाइम पर आपको फॉर्म पे एरर मिल जाना चाहिए था, तो वो भी इनके सॉफ्टवेयर में नहीं है। उसके अलावा ज़्यादातर काउंसलिंग में क्या होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की काउंसलिंग में क्या है कि जो TFWS सीट लेना चाहता है तो उससे अलग से टिक कराया जाता है, मतलब TFWS पे अलग से टिक करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का यहाँ से अबव और बिलो के बेसिस पर नहीं होता है, अलग से अगर आप टिक कर देंगे TFWS तो वो आपका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो इससे स्टूडेंट हर साल परेशान होता है, और इस इनकम सर्टिफिकेट की अभी तो बच्चा परेशान हो रहा है, बट कॉलेज टाइम पे जब रिपोर्टिंग करेगा तो TFWS राउंड के अलावा कोई भी इनकम सर्टिफिकेट को पूछता नहीं है। वहाँ पर जनरली ज़्यादातर किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉर्मल सीट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट की किसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कॉलेज वालों को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ TFWS के लिए। लेकिन बच्चा अभी की स्टेज में फॉर्म भरते वक्त काफ़ी परेशान हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। और खुद राजस्थान ने ही डिप्लोमा इंजीनियरिंग में TFWS टिक मार्क करने का एक अलग से ऑप्शन दे रखा है, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट के एक दूसरे प्रोसेस में कुछ अलग है और इस प्रोसेस में अलग है, तो ये भी एक
बहुत बड़ी गलती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग TFWS इज़ अ चॉइस गिवन टू स्टूडेंट टू सिलेक्ट और नॉट। तो ज़्यादातर काउंसलिंग में TFWS स्टूडेंट को चॉइस दी जाती है पहले ही फॉर्म भरते वक्त कि वो TFWS सीट्स का पार्ट बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं। तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा, उनके पास फिजिबिलिटी होगी तो वो बन जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। तो ये उन पर छोड़ देना चाहिए था। बट यहाँ पर अबव 8 लाख और बिलो 8 लाख इलॉजिकल देकर फिर आप सॉफ्टवेयर पे तो एरर दे नहीं रहे हो, और बाद में अगर वो चूज़ कर लेता है तो फिर वो रिमार्क दे देते हो। उसके बाद मिस्टेक नंबर 3 है कि इस बार गवर्नमेंट ने जितने भी एडमिशन प्रोसेस हो रहे हैं उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे का प्रोविज़न कर रखा है। तो इन्होंने जल्दबाजी में गवर्नमेंट के वही गाइडलाइंस दे दिए, लेकिन जब आप फॉर्म फिल करने बैठ रहे हो तो ना तो वहाँ पर कहीं पर स्पोर्ट्स कोटे के बारे में पूछा गया है कि आप स्पोर्ट्स कोटे में हो या आप आउटस्टैंडिंग पर्सन हो या आपकी स्पोर्ट्स कोटे की कौन सी कैटेगरी है। आपको ऑनलाइन पे कहीं पे भरने के लिए मिलेगा ही नहीं सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्होंने अपडेट ही नहीं करा जो ऑनलाइन का है। और ब्राउचर में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड सिंगल PDF फाइल। लेकिन जब आप उसमें फिल करने जाओगे तो आपको वहाँ पर कहीं पर भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ना तो कहीं टिक करने का ऑप्शन मिलेगा, ना ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये भी इनका एक बड़ा फॉल्ट है। उसके बाद इसके अलावा बहुत सारी मिस्टेक हैं, जैसे क्या है कि क्लियर गाइडलाइंस कुछ भी नहीं है। अब अगर आप रीप का ब्राउचर है, मतलब हर जगह लिखा हुआ है रेफर रीप ब्राउचर। आप किसी भी प्रॉब्लम को चेक करेंगे तो ये लिख दिया है रेफर रीप ब्राउचर। आप रीप ब्राउचर रेफर करने जाएंगे तो उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन रिगार्डिंग कि एक्स सर्विसमैन को कौन सा कैटेगरी डॉक्यूमेंट चाहिए, OBC SC ST क्या गाइडलाइंस है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद प्रॉपर सीट मैट्रिक्स नहीं है। सीट मैट्रिक्स आपको स्क्रीन पर दिख जाती है 60, पर ये तो प्रॉपर होता ही नहीं है। कितनी इसके अंदर TFWS सीट्स हैं, कितनी इसके अंदर OBC की सीट्स हैं, कितनी ST की सीट हैं, MBC की सीट्स कितनी हैं, ये एक्चुअल सीट मैट्रिक्स होता है। कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स होता है, टोटल TFWS सीट्स को इंक्लूड करके होता है। अभी आपको पता ही नहीं है कि टोटल 60 का डिवीजन किस तरीके से किया हुआ है, तो आपको क्या मिलने वाला है तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मतलब 60 के अंदर आपकी सीट्स कितनी हैं तो आप बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो सीट मैट्रिक्स भी प्रॉपर नहीं है। 60 120 ये सीट मैट्रिक्स नहीं होता है, सीट मैट्रिक्स कैटेगरी वाइज होता है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो ये गलती हो गई। फिर सबसे बड़ा तो इन्होंने मजाक हेल्पलाइन नंबर का बना रखा है। वो हेल्पलाइन नंबर इशू तो कर दिया है, उसका व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया है, बट उस पर आप कितने भी कॉल करने की कोशिश करें, उसके बाद 100 बार भी कॉल कर लेंगे तो भी वहाँ पर कोई कॉल उठाने वाला नहीं है। और गलती से किसी ने उठा दिया तो वो काट देगा, और अगर आपसे उनकी थोड़ी बहुत बात भी हो पाएगी तो भी वो आपको कोई सही जवाब नहीं दे पाएंगे। मतलब जो कॉल उठाते हैं उनको खुद रीप की गाइडलाइंस और उसके बारे में नहीं पता होता है। मतलब गलती से किसी ने कॉल उठा भी लिया तो वो आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाएगा। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि जो कॉल उठाते हैं उनके पास भी प्रॉपर आंसर, किसी प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर का सॉल्यूशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसको मिसकम्युनिकेशन बोलते हैं। जो हेल्पलाइन पे बिठा रखे हैं वो रैंडमली जब घंटी बजती है तो किसी का मन होता है तो वो उठा लेता है, बट उसको पूरी नॉलेज नहीं होती। तो इस मिसकम्युनिकेशन है यहाँ पर कि जो हेल्पलाइन नंबर पर बिठा रखे हैं वो टाइम पर कॉल उठाएँ और उनको पूरी नॉलेज हो। तो उनको नॉलेज ही नहीं है तो इसलिए वो कॉल उठाते नहीं। क्या जवाब देंगे, आपका उठा भी लें तो क्या जवाब देंगे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है आपके सवालों का, तो इसलिए वो कॉल ही नहीं उठाते। दूसरी बात ये है कि जो मिसकम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक जो प्राइवेट फर्म है जो वेबसाइट देखती है वो है, गवर्नमेंट एजेंसी है, और हेल्पलाइन नंबर का तो कुछ अता पता ही नहीं है। उसके बाद जब आप रिफंड ऑफ फीस का, जब ये एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप रिफंड ऑफ फीस के लिए परेशान, जैसे कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन कैंसिल कराना चाहेंगे तो रिफंड ऑफ फी के लिए परेशान होते रहेंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे इशूज़ हैं। और अगला है कि कोई भी काउंसलिंग हो, कहीं की भी काउंसलिंग हो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को रिलीज़ करती है जिससे स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग जाए। बट रीप का आज तक का कोई प्रीवियस ईयर कट ऑफ ये इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं की किस कट ऑफ लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी रीप के थ्रू। तो ये भी मतलब ये सारी गलत चीज़ें हैं। अगर कोई भी बड़ी बॉडी है जो काउंसलिंग करा रही है वो भी इंजीनियरिंग की, तो उनको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये कोई इंक्लूड इन्होंने नहीं कर रखी हैं। उसके बाद किस किस तरीके से स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट बनाने हैं उन सब का प्रॉपर गाइडलाइंस का फॉर्मेट ब्राउज़र में होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट है, ये इस तरीके से होता है, इसका ये फॉर्मेट है, उनका होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो भी वहाँ पर मिसिंग है। तो अब ये तो हो गई रीप की एंड पे गलतियों की बात। ये तो करता ही रहेगा जब तक आप लास्ट काउंसलिंग प्रोसेस तक जाओगे, तब तक रीप के एंड पर गलतियां होती रहेंगी। बट एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट्स, आपको समझदारी से काम लेना है। और हम इसीलिए आपके साथ हैं कि मैं यहाँ पर जो आपको हेल्प प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं सारे इनके सिस्टम को, लेक्यूना को समझता हूँ और जानता हूँ। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समय समय पर हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये गलतियाँ तो इनसे होती रहेंगी, इनको अभी साइड रख दीजिए, वेट कीजिए। मे बी अब डिक्लेयर होने में तो है ही है, बट जैसे कि क्योंकि डेट क्लोज हो गई है तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज 10 तारीख से मॉक राउंड भी स्टार्ट हो जाना चाहिए था, नहीं आया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये क्या कर दें, मॉक राउंड और टेंटेटिव मेरिट का रिजल्ट एक साथ ही डिक्लेयर कर दें। मतलब एकदम से ही टेंटेटिव मेरिट आ जाए और उसके 1-2 घंटे बाद ही ये मॉक राउंड कर दें। तो
मॉक राउंड का फिर आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि मॉक राउंड के लिए तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कॉलेज चॉइस के अंदर खाली छोड़ रखा है, बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, ब्लैंक। तो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना। अगर ब्लैंक रहा तो आपको मॉक राउंड में कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने कॉलेज चॉइस फिल कर उनको सेव नहीं किया है, आपको कॉलेज फिल कर देना है और चॉइसेस को सेव कर देना है, तब तो मॉक राउंड में आपको कुछ मिल जाएगा। तो मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा, क्योंकि टाइम तो शुरू हो गया मॉक राउंड का और अचानक से आपको टाइम नहीं दिया तो अचानक से ही आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए अभी आप लॉगिन करें रीप वेबसाइट के अंदर और वहाँ पर चॉइस फिल करने की जो स्टेप नंबर 5 है उसके अंदर जाएं और जो भी आपको कॉलेज लगता है, जो भी ऐड डिलीट क्या करना है, तो वहाँ पर सेव चॉइसेस का ऑप्शन होता है। सेव चॉइसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, मतलब सेव करते जाएं और देख लें कि आपकी चॉइसेस सेव हो गई। अगर सेव हो गई होंगी तो आपकी सारी चॉइसेस को एक साइड में दिखा देगा। अगर सेव हो जाती हैं तो चॉइसेस को एक तरफ साइड में ऐसे लाइन से दिखा देता है। वहाँ पर डिलीट करने का, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन आता है। तो ये काम आप कर लें, सेव कर लें, बट लॉक अभी ना करें। लॉक करने से क्या आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉक राउंड के बाद क्या है कि मॉक राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको मॉक राउंड में दिख जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होने वाला है। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है या सीक्वेंस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर लॉक कर देंगे तो फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो लॉक कर देंगे तो चेंज होने में दिक्कत आएगी। तो दोज वो नॉट सेव एनी चॉइसेस स्टार्टिंग, उनको सेव चॉइस करनी है। मतलब जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है कॉलेज चॉइसेस को सेव करना, वो अब मतलब कॉलेजेस को सेव करना स्टार्ट कर दें अपने ऑर्डर को। यहाँ पर आप समझ गए होंगे क्यों करना है आपको सेव। एंड दोज वो वांट टू मेक चेंजेस, और जिन्होंने सेव को चॉइसेस को सेव कर रखा है, अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी कर सकते हैं अपने सीक्वेंस में। जैसे 1 2 3 3 को ऊपर लाना चाहते हैं, 2 को नीचे लाना चाहते हैं, इस तरह के मैनिपुलेशन चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। बट ये भी लॉक ना करें, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको सेव कर दिया करें, सेव चॉइसेस कर दिया करें, लॉक नहीं करें अभी। क्योंकि मॉक राउंड में एक्चुअल आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, बट कॉलेज अलॉट होने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको मिलने वाला है। अब ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने लॉक कर दिया है तो वो अनलॉक करा सकते हैं। 50 रुपीज़ यहाँ पर इन्होंने फ़ीस रखी हुई है रीप ने पे करके, और ये भी फर्स्ट टाइम इन्होंने फ़ीस रख दी है, वरना कोई फ़ीस होती नहीं थी अनलॉक कराने की। तो 50 रुपीज़ के पे करके आपको अनलॉक कराना पड़ेगा। कैसे अनलॉक कराना है आज ही अभी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे वीडियोज़ देने वाला हूँ। मेरे को भी 2 दिन वेट हो गए कि मैं स्टूडेंट्स को अगले राउंड के बारे में बताऊँ, पेरेंट्स को अगले राउंड के बारे में बताऊँ। बट मैं भी मतलब रात को जाग कर देख रहा हूँ कि कब आने वाला है, बच्चे पेरेंट्स सब देख रहे हैं और मैं उनको कब अगले स्टेप के लिए गाइड करूँ। बट मेरे को भी इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो गया। मॉक राउंड का मैंने सोचा था मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या अनलॉक करना है, मॉक राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, बट आज मॉक राउंड की डेट आ गई, बट अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब जो पुराना राउंड है वही कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी के लिए मॉक राउंड के लिए अगर रिजल्ट आ गया तो मैं अभी कुछ टाइम बाद ही आपको मॉक राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, वो सारी डिटेल्स भी मैं दे दूंगा। बाकी मैंने मॉक राउंड में को अनलॉक कैसे करनी है, कॉलेज की चॉइसेस अनलॉक कैसे करनी है, वो शॉर्ट एक वीडियो डाल रखा है, उसको देखकर आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी डिटेल्ड मैं आपको बताने वाला हूँ कि मॉक राउंड में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप। तो मॉक राउंड का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, यही आपका डिसाइड करेगा कि फाइनल आपको क्या मिलने वाला है। तो इसलिए मॉक राउंड में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, चॉइसेस को फिल करें। ये आखिरी मौका होगा कॉलेज मिलने का आपको। तो अगर आप मॉक राउंड के कॉलेजेस से या चॉइसेस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो मॉक राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। उसके लिए आपको कॉलेजेस की चॉइसेस को एक ऑर्डर में फिल करना ज़रूरी है, उनको सेव करना ज़रूरी है, बट लॉक अभी नहीं करें। लॉक आपको तब करना है जब आप मॉक राउंड का रिजल्ट देख लें, मॉक राउंड में फाइनल हो जाए और उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उनको चेंजेस को करने के बाद आप उसको लॉक करें। वो मैं आपको बता दूंगा जल्दी आने वाले वीडियो में। तो उम्मीद है कि रीप आज रिज़ल्ट दे देगा, अदरवाइज़ नहीं है तो काफ़ी लेट तो चल ही रहा है। तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें वेट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम रीप के उस पर डिपेंडेंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।